हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आपको केमिस्ट्री का शानदार दुनिया देखना है अच्छे से, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आना ही चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक चीजों के बारे में, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होता है और कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं भी होता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज नहीं ले रहे हैं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। एक बेसिक सा हम ये समझ रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता है, एक बेसिक सा स्टार्ट कर रहे हैं विथ एटम से। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप इसको अच्छे से एंजॉय करोगे और नोट्स बनाते हुए क्या करोगे, आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो को कवर करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को एटम से। जब भी केमिस्ट्री वर्ड हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कहीं से भी सुनते हैं तो इमेजिनेशन आता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, एकदम दिमाग में घूमने लगता है। ठीक है, दिमाग में घूमने लगता है तो फिर ये है क्या। हम लोग सबसे छोटे चीज से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट फंडामेंटल चीज से, जो कि एटम है। ठीक है, जो कि क्या है, एटम। तो एटम क्या होता है ना कि किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आज आपके सामने में कुछ भी मैटर होगा। मैटर तो आप समझते हो ना, अरे वो मैटर नहीं कि मैटर हो गया, वो सब नहीं। मैटर का मतलब आपके आसपास में जो कुछ भी चीज पड़ा हो, जैसे आप इस पेन से लिखते हो तो वो पेन एक मैटर है। ठीक है, आपके बाजू में एक पत्थर होगा, वो मैटर है। आपके ने रिंग पहना होगा, रिंग, वो एक मैटर है, ये रिंग एक मैटर है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है उसका शेप साइज होता है, इतना बड़ा कुछ ऐसा होता है। हमने क्या किया, इसको तोड़ते गए। तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा। करेक्ट, ये डिवाइड हो गया इसमें। ठीक है, और इसको भी तोड़ेंगे तो ये और छोटा होते जाएगा। और इसी तरह से जब तोड़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में एक सबसे छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा, यानी सबसे छोटे साइज का। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे तोड़ते जा रहे हो साइज तो छोटा होते जा रहा है और वो टूटता जा रहा है। अब ये वाला जो सबसे लास्ट में चीज मिला ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट टुकड़ा होगा इस मैटर का। करेक्ट, इसी को ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट। ये सबसे क्या है बाबू, स्मॉलेस्ट। और ये अब नहीं टूट सकता है, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो स्मॉलेस्ट कहां से रहा, अब ये टूट नहीं सकता है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, डिवाइड अब ये नहीं होगा, इनडिविजिबल। अब ये बड़ा सा जो चीज था, इसको तोड़ते गए तो ये मिला। अगर रिवर्स में आए, यानी कि इसको कंबाइन करते चले, जोड़ते चले, तो ये क्या होगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा बनते बनते ये वापस से बन जाएगा। करेक्ट है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हर एक मैटर में सबसे छोटा टुकड़ा होता है जो कि इनडिविजिबल होता है, इसी को बोलते हैं मैटर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, इसी को बोलते हैं एटम। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि दुनिया में जितना भी सारा मैटर होगा वो सब ना सब किसी ना किसी टाइप के एटम से ही बना होगा। हर मैटर में अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो हर मैटर में एटम तो होता है, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, किसी भी टाइप का हो, यानी एटम तो होता ही है। तो हम ये बोल रहे हैं एटम का डेफिनेशन आप लिख लो, हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा होता है किसी भी मैटर का। इंग्लिश में बोले, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर विच इज इनडिविजिबल। हालांकि इनडिविजिबल वाला वर्ड है, ये बहुत पुराना है, इसको लेटेस्ट मतलब आज से 200-300 साल पहले ऐसा इसको कर दिया गया कि ये एटम को डिवाइड कर दिया गया और छोटे छोटे टुकड़े मिले, एटम के अंदर से भी छोटे छोटे टुकड़े मिले। अब जब हम एटम को बोल रहे हैं पार्टिकल, क्या बोल रहे हैं बाबू, पार्टिकल। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एटम के अंदर में मिलने वाला जो पार्टिकल होगा वो उससे भी छोटा होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे सब पार्टिकल। क्या बोलेंगे, सब पार्टिकल। क्यों, जैसे आप समझिए, कोई एक इंस्पेक्टर रैंक का होता है तो उसके नीचे का जो इंस्पेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, है ना। तो उसी तरह से एक पार्टिकल के अंदर में रहने वाला जो पार्टिकल उसको बोलेंगे सब पार्टिकल। क्लियर है बात? तो सब पार्टिकल पर हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल हम ये समझाना चाहते हैं आपको मैटर के बारे में और उसके अंदर में प्रेजेंट एटम के बारे में। तो क्या एटम के बारे में समझ गए? एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। एटम इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल इन नेचर। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करेंगे एटम के अंदर में जो भी चीज पार्टिकल मौजूद हैं
उनको क्या बोलते हैं और वो कैसे होते हैं, उनका लोकेशन क्या होता है। तो एटम के अंदर में जो भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर सब पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, बेसिकली तीन तरह का दिखा गया है। एटम के अंदर में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पहला होता है, इसको हम लोग ई माइनस से इंडिकेट करेंगे। प्रोटॉन दूसरा पार्टिकल जिसको हम लोग पी पॉजिटिव से इंडिकेट करें, हम आपको बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसको स्मॉल एन और पावर, मतलब पावर क्या ऊपर में जीरो ऐसा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के कितने सब पार्टिकल हैं तो आपका जवाब होना चाहिए तीन सब पार्टिकल्स हैं और उनका नाम क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब ये तीनों ही चीज एटम के अंदर में है तो उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। एटम से तो छोटा ही होगा। दूसरा, अब जब एटम के अंदर में है तो इनका लोकेशन क्या होता है, एटम भी बहुत एक बड़ा दुनिया है। ठीक है, तो एटम के अंदर में कहां कहां मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एटम होता कैसे। एटम को कंसिडर हम लोग कर रहे हैं कि एटम एक स्फेरिकल होता है। क्या होता है, एटम स्फेरिकल होता है। अब जब एटम स्फेरिकल होता है तो कोई भी स्फेयर होता है उसका सेंटर भी होता है भाई, उसका सेंटर भी होता है न्यूक्लियस। तो ये वाला जो पोर्शन है आप समझो, जो उस एटम का सबसे सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट नॉर्मली। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है सुन लो। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर में और जिनमें से दो का लोकेशन क्या होता है, न्यूक्लियस। वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में मौजूद होते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है आप समझो, यहां पर ऐसे इमेजिनरी रास्ता होता है, इमेजिनरी सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, ऑर्बिट या फिर शेल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर सेल। इन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ प्लैनेट अगर सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, सन है और उसके चारों ओर क्या है, बहुत सारे मतलब 7-8 जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सेंटर पार्ट यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए जस्ट लाइक अ सन एंड प्लैनेट्स आपके हो गए जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लोकेशन आप आई होप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों सब पार्टिकल्स का लोकेशन क्या है एटम के अंदर में, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो सेल्स में। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, सेल्स में। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में। तो सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल एक इमेजिनरी ऑर्बिट होता है या फिर बोलो ऐसा कि इमेजिनरी सर्कुलर पाथ। सेल इज अ इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। आप ये लाइन को लिख लोगे। ठीक है, सेल का डेफिनेशन या फिर सेल के बारे में कि सेल्स आर इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons are present and revolves around the nucleus। क्लियर है बात, चलो आई होप ये समझ गए होगे आप अच्छे से। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होता है और उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही मौजूद हैं एटम के अंदर में, तो इनका जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो ओवरऑल डिसाइड करेगा एक एटम का प्रॉपर्टी। यानी कि आपको एक एटम के प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है तो आपको इन तीनों के प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम इन तीनों का चार्ज का बात करें, इन तीनों का चार्ज, इन तीनों पर कितने चार्ज होते हैं, और चार्ज को हम यहां पर यूनिट में लेंगे कूलम, COULOMB, और ये रहा उसका सिंबल C। तो चार्ज को मेजर करना है तो कूलम में मेजर करना होता है और उसका यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, और वैल्यू क्या होता है देख लो, वैल्यू क्या होता है देख लो। इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही मैग्नीट्यूड का, इतना ही वैल्यू का प्रोटॉन पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम। क्लियर है? और न्यूट्रॉन पर क्या होता है भाई? जीरो, नो चार्ज, जीरो कूलम। ठीक है। अब एक डिफरेंस है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन में एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो तो सेम है, लेकिन फर्क है माइनस और प्लस का। इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होता है वो नेगेटिव के फॉर्म में होता है, और पॉजिटिव पर जो भी चार्ज होता है वो सॉरी प्रोटॉन पर जो भी चार्ज होता है वो पॉजिटिव के रूप में होता है। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, -1 भी होता है, +1 भी होता है। तो प्लस वाला जो चीज हो गया वो सब प्रोटॉन है, और माइनस वाला जो चीज हो गया वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैल्यू तो दोनों साइड होता है ना, -10 भी होता है, +10 भी होता है। तो उसी तरह से वैल्यू तो है दोनों का, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये वाला जो आप चीज देखते हो ना, यहां पर प्लस लिखे हैं माइनस लिखे, वो इसके चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर देखो न्यूट्रॉन पर हम जीरो लिखे हैं, यानी कि वो उसके चार्ज को इंडिकेट करता है। क्लियर है ये चीज? चलो अब बात करते हैं वजन के बारे में। ठीक है, वेट या फिर इनके मास। तो इसके मास का भी यूनिट होता है। ठीक है, मास को भी मेजर करते हैं तो उसके यूनिट से ही मेजर करते हैं, और वो यूनिट होता है AMU, या फिर शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं यू। ये हालांकि AMU पुराना था, उसको रिवाइज करके उसको रिवाइज करके यू कर दिया गया। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। आप लिख लो एटॉमिक मास यूनिट, एंड यू का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बताएंगे अभी आपको। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, लेकिन आपको हम बस वो वैल्यू बता देते हैं जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ मतलब बन जाएगा और आप अच्छे समझ भी पाओगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का लगभग वजन सेम होता है, और हम मानते हैं कि एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU होता है या फिर 1 U होता है, और एक न्यूट्रॉन का भी इतना ही वजन होता है 1 AMU या फिर 1 U। ठीक है बात? यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वजन वाइज दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक प्रोटॉन का लगभग 1836 टाइम्स कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो 1/1836 AMU है। ठीक है बात? अब ध्यान से सुनो, अब जो हम बताने इस डेटा से आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो आप समझो। जब भी केमिस्ट्री में अगर चार्ज के बारे में बात होगा तो देखो, तो क्या न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे? क्या न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे कहां चार्ज है? तो जब भी चार्ज के बारे में बात होगा, चार्ज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में जब चार्ज का जरूरत होगा। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है इसीलिए। लेकिन जब वजन का बात होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर। जैसे आप समझो, इमेजिन करो आप गए हो मार्केट कुछ सब्जी लेने, आपने एक लिया कैरी बैग। कैरी बैग में आपने दुकानदार से, सब्जी वाले भैया से क्या बोला कि भैया हमको 4 किलो आलू दे दीजिए और 3 किलो टमाटर दे दीजिए और थोड़ा सा घालू में 4 मिर्ची दे दीजिए। ठीक है, 4 किलो आलू 3 किलो टमाटर आपने लिया और 2-4 मिर्ची ले लिया। अब रास्ते में आपको कोई मिलेगा और पूछेगा कितना वजन है इस थैले का, तो क्या बोलोगे? 4-3 साथ ही बोलोगे ना, कि मिर्ची का जो 4-5 ग्राम हुआ वो भी गिनोगे। रफली क्या बोलोगे आप? 7 किलो, है ना? तो आप समझिए कि यहां पर कैरी बैग आपका एक एटम है, और आलू प्याज यानी जिसका वजन कंसिडरेबल है वजन है, वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक आलू प्याज। और मिर्ची क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। मत काउंट करो, है ना? इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। तो जब भी वजन का बात होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब भी चार्ज का बात होता है वहां पर हम लोग न्यूट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप इस चीज को एक ऐसे भी तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपका 3 फ्रेंड का एक ग्रुप है, जिसमें से कि एक फ्रेंड जो है ना बहुत ही लीन एंड थीन है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुखड़िया पहलवान। ठीक है, बहुत ही लीन एंड थीन है, लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, दिमाग का बहुत शार्प है, जस्ट लाइक थॉमस अल्वा एडिसन का एक नया पुनर्जन्म। ठीक है, तो आप समझो, अगर आपका तीनों में से किसी एक दोस्त का किसी और ग्रुप से पंगा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा करना होगा, तो आपका एक तीसरा वो दोस्त को ले जाओगे जो लीन एंड थीन है?
नहीं ले जाओगे, क्योंकि वहां पर जब लड़ाई झगड़ा करने आप जा रहे हो तो वहां पर क्या होगा, मतलब देह बल का जरूरत है ना, मजबूती का जरूरत है, वहां पर आप उसको नहीं ले जाओगे। पता चलेगा कि आप गए हो मारने और पता चला कि एक और आपका दोस्त मार खाकर आ रहा है, ठीक है, वो लीन एंड थीन वाला, तो उसको आप नहीं ले जाओगे। यानी कि जहां पर जरूरत है स्ट्रेंथ का तो आप वहां पर इसको क्या बोलते हैं, वजन के अनुसार आप इसको इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका लीन एंड थीन वाला। लेकिन अगर कहीं जरूरत है कंपटीशन के, कि आपका ग्रुप जीतना चाहिए, कोई दिमागी कसरत है, क्वेश्चन वगैरह क्विज सॉल्व करने में, तो आप उसको आगे करोगे। इवन दो 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप एकदम बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, और एक जो सिंगल पसली है ना, वो दिमाग का बहुत तेज है, तो आप क्या करोगे, आप उसको आगे करोगे, भाई जा तू मेरे लिए अपने लिए क्विज जीत कर लेकर आ, ठीक है। तो क्विज जीत कर लेकर आएगा कौन, यहां पे हो गया वही आपका इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का आप यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे थे, आप यहां पर चार्ज के मामले में उसको कंसीडर करोगे। सिमिलरली यहां पर चार्ज के मामले में आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन आप वजन के मामले में आप उसको कंसीडर करोगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नया मतलब कुछ है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसे आज की डेट में हर इंसान के आज की डेट में गाय भैंस का भी एक यूनिक आधार नंबर होता है। क्या होता है, यूनिक आधार नंबर। उसी तरह से हर एटम का, दुनिया में जितना भी एटम है उसका एक यूनिक नंबर होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। यूनिक नंबर बोलने का मतलब किसी भी 2 एटम का सेम एटॉमिक नंबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम, खत्म बात, ठीक है। तो भाई एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का डिसाइड कैसे करते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है, ठीक है। तो भाई देखो, एटम के अंदर में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एटम में से इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वो चेंज करता है, बताएंगे अभी आगे कैसे चेंज करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या फिक्स नहीं होता है, न्यूट्रॉन का संख्या भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन का संख्या क्या होता है, फिक्स होता है। एक एटम में से प्रोटॉन का संख्या क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसीलिए एक एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं उसके प्रोटॉन के संख्या से, ठीक है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन चाहिए तो आप देख लो। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। आप जिस एटम का एटॉमिक नंबर जानना चाहते हो, आप जान जाओ कि उसके अंदर कितना प्रोटॉन है, बस उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। यानी कि अच्छा, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, याद है, इसका मतलब आपको उसका प्रोटॉन पता है कि उसके अंदर कितना प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप समझ जाओ कि उसमें 11 प्रोटॉन है। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके अंदर में 3 प्रोटॉन है। नाइट्रोजन का 7 होता है, यानी कि उसके अंदर 7 प्रोटॉन है। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया, ये आप आई होप समझ गए। दूसरा है मास नंबर, मास, एटम का मास। अभी हम आपको बोले कि जब भी मास का जरूरत होगा, क्या इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करोगे, क्या नहीं करोगे, बोलो। नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। तो किसको कंसीडर करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। अब समझो, एक एटम के अंदर में 4 प्रोटॉन है मान लेते हैं, और 5 न्यूट्रॉन है ना। और इलेक्ट्रॉन कितना भी होगा हमको क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को तो कंसीडर नहीं करना है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU है, एक न्यूट्रॉन का भी वजन 1 AMU है। तो प्रोटॉन के वजह से, 4 प्रोटॉन की वजह से टोटल वजन 4 AU, 5 न्यूट्रॉन की वजह से 5 U, करेक्ट है। तो टोटल वजन कितना हो गया, 9 U। टोटल वजन कितना हो गया, 9 U। यानी कि मास नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के अंदर में कितना प्रोटॉन एंड कितना न्यूट्रॉन है, आप वो संख्या लिखो जोड़ के, और उसमें क्या लिख दो फिर, U। क्या लिख दो फिर, U। लास्ट में यूनिट क्या लगाना है, U। क्यों, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, U, चाहे AMU लगा दो, ठीक है।
तो मास नंबर ए का मतलब क्या हो गया, ए यानी कि मास नंबर। मास नंबर का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, और यूनिट लगाना मत भूलना, यू। ठीक है, अब आप जरा यहां पर ध्यान समझना। अच्छा, यहां पर भी हमने क्या लिखा था, जेड इज इक्वल टू पी। जेड माने एटॉमिक नंबर, पी माने प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का संख्या। ठीक है, यहां से भी एक इक्वेशन आया, यहां पर भी एक इक्वेशन है, ध्यान समझो। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। क्या, अच्छा ये इक्वेशन को लिख लोगे, इसको भी लिख लोगे। थोड़ा सा हम इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। A इज इक्वल टू क्या है, P प्लस एन है, तो A इज इक्वल टू P के जगह पर Z लिख सकते हैं क्या, यहां से P के जगह पर Z लिख दी, देखो Z प्लस एन। ठीक है, यहां से N इज इक्वल टू क्या आ गया, A माइनस जेड, A माइनस जेड। N क्या है, न्यूट्रॉन, A क्या है, मास नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है, यानी कि अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या पता करना है तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे पता होगा, कि अगर आपको एक एटम का मास नंबर पता है और एटॉमिक नंबर पता है तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, ये आपको दे देगा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला। तो 3 सब पार्टिकल में से 2 सब पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम में से, आप जान गए। प्रोटॉन का जान गए, न्यूट्रॉन का जान गए। प्रोटॉन का भाई कैसे जाने, तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा। 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स का एटलीस्ट आपको याद करना होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पता है, प्रोटॉन पता हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर आपको मास नंबर ही पता है तो मास नंबर में से एक एटम का एटॉमिक नंबर माइनस कर लो। जिस एटम का न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है उसी एटम का मास नंबर और उसी एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर लो, जो भी वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो यहां पर थोड़ा सा भी हम इरेज करेंगे, आप इसको लिख ही लिए होगे, थोड़ा सा इरेज करके एक और चीज बताना चाहेंगे, देखो ध्यान से, या फिर एक ऐड कर लेते हैं ना। चलो देखो, ऐड कर लिए। हम लोग एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान समझना है। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, उस एटम का हम लिखते हैं सिंबल। उस एटम का सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंबल, और उसके ऊपर में लिखते हैं हम लोग मास नंबर, ऊपर में, और नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम्स का इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसे एग्जांपल लिखे क्या, ध्यान समझो, ये वाला वैल्यू इधर उधर भी हो सकता है ना। एटॉमिक नंबर हमेशा इसी साइड रहेगा, जबकि ए यानी मास नंबर इस साइड या तो यहां पर रह सकता है। मतलब या तो ये ऐसे रहेगा, यहां पर हमने लिखा कार्बन के बारे में, कार्बन का सिंबल होता है C, नीचे में 6 है यानी एटॉमिक नंबर 6 है, और ऊपर में मास नंबर है 12। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है C12 6 तो रहेगा इसी साइड, एटॉमिक नंबर तो इसी साइड रहेगा, लेकिन मास नंबर उधर जा सकता है। ठीक है, तो हर एक जगह अलग अलग होता है, लेकिन आपको समझ लेना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ऐसे ही और भी कुछ आप एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर होता है 23। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि अगर आपको ये डेटा पता है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल कर दिखाओ, तो भाई ये तो है ना जेड इक्वल टू क्या है 6, और 6 इक्वल टू क्या है P, यानी प्रोटॉन का संख्या कितना है 6। ये क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस N। A का वैल्यू कितना है 12, P का वैल्यू कितना है 6 प्लस N, तो N कितना आ गया, N इक्वल टू आ गया 6। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है, बस ऐसे ही तो निकलेगा। सिमिलरली यहां से भी निकाल लो ना, यहां से प्रोटॉन है 11, ये वाला, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11। और हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन को कैसे निकालना होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 आपका आ गया न्यूट्रॉन का संख्या। तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, प्रोटॉन का संख्या भी कैलकुलेट कर सकते हो और न्यूट्रॉन का भी संख्या कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये दिया है तो, या फिर आपको पता है तो, याद है तो कर लेना, और ऐसे दिया रहेगा तो समझ लेना है कि ये वैल्यू क्या है।
और ये वैल्यू क्या है। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। चलो आ जाए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। अभी तक हमने आपसे बात किया सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और उनके कैलकुलेशन के बारे में, और हमने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन का संख्या वैरी करता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज करता है। कैसे चेंज करता है समझो। आयंस का मतलब क्या होता है सुनना। अभी तक हम एटम के बारे में बात कर रहे थे, आयन नहीं बात किए। तो आयन क्या होता है बस थोड़ा समझ लो ना कि एटम का ही बिगड़ा हुआ रूप है आयन, है ना। देखो कैसे एटम दो तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा बाद में बात करेंगे एटम के बारे में, आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आयन क्या होता है कि जब भी कोई एटम है और इसमें यहां पर सेंटर है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो हम आपको क्या बोले थे कि एटम में से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, वैरी करता है। एटम में से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, वैरी करने का मतलब है कि ये वाला एटम या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, या तो कहीं बाहर में से इलेक्ट्रॉन इसमें आकर क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा वो डिफरेंट चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है समझ लो, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, अब सुनो बस यही चीज है। यहां पर आप समझ गए कि एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों होता है। आयन क्या होता है सुन लो, आयन क्या होता है। आयन क्या होता है ना कि शुरुआत में एटम जो होता है बाबू वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज का वैल्यू जीरो, नेट चार्ज का वैल्यू जीरो। चार्ज बनाने वाले कौन कौन चीज है एटम के अंदर में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो नेट चार्ज जीरो का मतलब यह हुआ। अच्छा एक और चीज यहां पर समझो, ये हम आपको जो बताएं यहां पे ये वैल्यू, इस वैल्यू को आप चाहो तो भी शॉर्ट करके लिख सकते हो। कैसे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होता है चार्ज में, प्रोटॉन का वैल्यू इतना होता है चार्ज में। ठीक है, हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 कूलम, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, तो -1 कूलम, और इसको लिख सकते हैं +1 कूलम। तो शॉर्ट में अगर आपको निपटाना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 कूलम और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का एंड एक प्रोटॉन का। ठीक है, तो हम आपको बोल रहे हैं ना कि नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज जीरो यानी चार्ज बनाने वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में अगर बराबर है, तो जरा ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या अगर बराबर है तो क्या सेम माइनस में और सेम प्लस में वैल्यू आएगा कि नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, क्लियर है, तो 10 इलेक्ट्रॉन से -10 होगा और 10 प्रोटॉन से +10 होगा। ठीक है, तो क्या दोनों मिलकर कैंसल आउट नहीं हो गया, नेट चार्ज तो जीरो हो गया ना। तो न्यूट्रल एटम किसको बोलेंगे, अगर एक ऐसा एटम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम है तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर सेम नहीं है तो क्या हो सकता है, सेम नहीं है तो फिर क्या होगा, देखो सेम नहीं है तो क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज एटम। क्या बोलते हैं उसको, चार्ज्ड एटम। चार्ज एटम का मतलब होता है कि नेट चार्ज उस एटम का जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। यहां से आपको दो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम हो। तो कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ, कौन कम या ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन कांस्टेंट होता है। एक एटम के अंदर में प्रोटॉन का संख्या हमेशा कांस्टेंट है ना। तो घट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घट रहा है चाहे बढ़ रहा है। शुरुआत में देखो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर था, करेक्ट। ये वाला मेरा हाथ जो है, जो वॉच वाला मेरा हाथ है, समझो इलेक्ट्रॉन है। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था और ये प्रोटॉन है, ठीक है, तो दोनों बराबर था। तो हम बोले कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो कहीं बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बढ़ गया,
करेक्ट है। और अगर लॉस कर दे, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो ये घट गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इट मींस क्या हुआ है, इस एटम में गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी कि लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो एक बात बताओ, शुरुआत में हम बोले कि जब बराबर है तो चार्ज तो जीरो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया यानी इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी कि ओवरऑल उस पर चार्ज तो माइनस हो गया ना। जैसे अगर हम आप एग्जाम्पल जो लिए थे कि 10 इलेक्ट्रॉन था शुरू में और 10 प्रोटॉन था, हमने बोला कि उस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करने के बाद ये तो हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, और ये तो 10 ही रहा ना प्रोटॉन, करेक्ट है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज, -13, 10 प्रोटॉन से कितना चार्ज, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज, -13, 10 प्रोटॉन से +10। तो दोनों का ओवरऑल जब हम मैथमेटिकल मैथ्स के अनुसार निकालेंगे तो क्या आ गया, -3, क्या आया, -3। यानी कि गेन करने से इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस पर क्या हुआ हो, उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ठीक है। यहां पर देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉन ज्यादा डोमिनेट करेगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इसका मतलब उसने उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज वाला यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हुआ ना, तो समझ गए। अब लॉस वाला समझाते हैं। देखो जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन कितना, मान लेते हैं दो लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 8 बच गया, और ये तो 10 ही रहा ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज, -8, 10 प्रोटॉन से +10, मैथ्स के अनुसार टोटल वैल्यू +2, यानी पॉजिटिव ही आया ना, पॉजिटिव ही तो आया ना। तो पॉजिटिव का मतलब लॉस। एक चीज यहां से आप क्या सीखे, एक चीज ये सीखे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो लॉस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जितना किया उतना ही चार्ज आएगा, वैल्यू ऑफ चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। ध्यान समझ लो, इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो लॉस का मतलब पॉजिटिव, बहुत अच्छा समझ गए। लेकिन कितना आएगा पॉजिटिव, +1, +2, +3, कितना, तो जितना लॉस किया उतना ही प्लस आएगा। 2 लॉस किया ना तो 2 प्लस आएगा। सिमिलरली गेन के मामले में भी वही था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, 13 हुआ था ना, याद है ना, 13 इलेक्ट्रॉन, तो -3 आया था वैल्यू। तो गेन अगर करेगा तो माइनस ही आएगा, लेकिन जितना गेन करेगा उतना ही वैल्यू उस पर आएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। अब समझो, जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम, कि अगर कोई मेटल है, एटम मतलब सोडियम है, तो सोडियम में अगर ये न्यूट्रल, देखो इस पर कोई चार्ज नहीं, अगर चार्ज होता ना तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर चार्ज लिखा जाता है, चार्ज यहां पर होता है ऊपर में, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इस पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि 0 चार्ज है, तो 0 चार्ज के केस में इस पर 11 प्रोटॉन मास नंबर होता है ना, और 23 नंबर होता है उसका, सॉरी 11 होता है एटॉमिक नंबर, 23 होता है मास नंबर, ठीक है। तो अगर ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में हम आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होता है, सही बात है ना। तो प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होगा, और प्रोटॉन कितना होगा, Z यानी एटॉमिक नंबर, और जो कितना 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है अभी, 11, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लॉस। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 10। प्रोटॉन इस पर कितना था शुरू से ही, 11, एटॉमिक नंबर तो 11 है अभी भी, है ना। तो इस पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, वैल्यू देखो ध्यान सुनना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो ये हो गया -10 और ये हो गया +11, ओवरऑल वैल्यू +1। ध्यान से देख लो अब फिर से, ये प्लस आया क्योंकि इसने लॉस किया, ये 1 क्यों आया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जितना लॉस उतना ही प्लस चार्ज, ठीक है। देखो सिमिलरली अगर हम बोले कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8
मास नंबर 16, यानी कि इसमें Z 8 है, यानी कि प्रोटॉन 8 है, और ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 8 है। चलो, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया बाबू? गेन कर लिया। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया? 8 तो पहले से था, और 2 अब और बढ़ गया तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना? अभी भी 8। इन दोनों का ओवरऑल -10 प्लस 8, ओवरऑल बताओ -2। तो ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -2 चार्ज आएगा। क्यों? ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसने गेन किया, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि कितना किया? तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो फिर चार्ज वाले फॉर्मेट में कैसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, O2 माइनस, और ये वाला को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग? ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, Na प्लस या फिर +1। अब जैसे ही एटम न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में आ गया, यदि या तो प्लस में आ गया तो माइनस में आ गया, उससे कोई मैटर नहीं है अगर चार्ज हो गया तो। जैसे ही एक न्यूट्रल एटम चार्ज फॉर्मेट में आ गया, चार्ज फॉर्म में आ गया, तो हम उसी को बोलते हैं आयन। अब उसका नाम बदल जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बदल गया, उसको बोलेंगे हम लोग आयन। क्लियर है चीज? ठीक है बात, बहुत बढ़िया। मतलब कैसे हुआ? आयन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिर? तो हम लोग आयन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज चार्ज एटम। 1-2 वर्ड बस। हालांकि जब मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे ना, तब भी हम बोलेंगे कि अगर कोई एक चीज न्यूट्रल फॉर्मेट, मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स, बात करेंगे बाद में, ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर ओवरऑल जो ग्रुप बना एटम्स का और वो न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। लेकिन अगर उस पर कोई ना कोई चार्ज है तो उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसको हम आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, तो आयन का मतलब होता है चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। एक सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा वर्ड है, चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये चीज? आई होप चार्ज समझ गए होगे, आयन समझ गए होगे, किसी भी एटम में कितना प्लस होता है, मतलब कितना नहीं, मतलब कैसे प्लस आता है, कैसे माइनस आता है, आप ये भी समझ गए। ठीक है, एक और चीज समझाते हैं। देखो, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सही बात है ना? तो पॉजिटिव चार्ज एटम या मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायंस। और नेगेटिवली चार्ज को बोलते हैं हम लोग अनायन। एनायन का मतलब वैसे एटम या फिर वैसे मॉलिक्यूल जिन पर नेगेटिव चार्ज है, और केटायन का मतलब वैसे एटम या फिर मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अभी तो हम फिलहाल एटम का ही एग्जांपल लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, एग्जांपल के रूप में सोडियम का आयन। देखो, ये जब तक ऐसे है ना, जब तक ऐसा है न्यूट्रल फॉर्मेट में है, तो हम बोलेंगे सोडियम का एटम, लेकिन जैसे इस पर चार्ज आ गया ना, बोलेंगे सोडियम का आयन। सिमिलरली एल्यूमिनियम पर 3 आ गया प्लस, अभी नहीं है, अभी सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो हम बोलेंगे एटम ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन जैसे ही इस पर 3 प्लस आ गया, कुछ भी प्लस आया, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम का आयन। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूल के बारे में देखोगे तो ये है अमोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? NH4+ को अमोनियम आयन। नेगेटिव चार्ज वाले में भी देखो, जैसे ये है ऑक्सीजन, न्यूट्रल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत है, हम बोलेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही ये 2- आ गया, हम बोलेंगे आयन ऑफ ऑक्सीजन। फिर कुछ और एग्जांपल, N3-, नाइट्रोजन के एटम से नाइट्रोजन का आयन बन गया। क्लोरीन एटम, क्लोरीन आयन। ठीक है, केटायन एनायन आप समझ गए। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी में नहीं करना है। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि इसके आगे के टॉपिक्स को अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो, पूरा कंटेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।